पिछले वीडियो में हमने ट्यूडर काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इंग्लैंड के संवैधानिक विकास का चौथा पॉइंट ट्यूडर काल अर्थात पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना, जो 1485 से 1603 ईस्वी तक माना जाता है। 1485 में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। ट्यूडर सम्राट बहुत अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन योग्य राजा भी था। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करने और उनकी स्वेच्छाचारी शक्ति पर नियंत्रित करने के लिए अन्य शासकों की भांति लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया। इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई, पूर्णतः मुक्त हो गई थी। नंबर 5, स्टुअर्ट काल, निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना। दोनों बातें यहाँ पर इस काल में, स्टुअर्ट काल में होती है। निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होता है और सीमित लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिसका कार्यकाल 1603 से 1714 ईस्वी तक रहा। महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी नहीं था। 1603 में जब महारानी एलिजाबेथ शासक बनी, उस समय उनके कोई पुत्र और कोई वारिस निकट संबंधी नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद 1603 में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। महारानी एलिजाबेथ की 1603 में मृत्यु हो जाने के बाद इंग्लैंड का शासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम राजगद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी कार्य प्रारंभ कर दिए तथा राजा की देवीय अधिकार, देवीय सत्ता, यानी कि राजा देवी अवतार है, प्रकृति से खुद पैदा हुआ है, निरंकुश पैदा हुआ है, देवीय अधिकार और निरंकुश सत्ता पर बल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे संसद में झगड़ा शुरू हो गया। और 1628 में संसद और चार्ल्स प्रथम से एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने में सफल हुई। यानी कि 1628 में संसद ने चार्ल्स प्रथम को इतना बाध्य कर दिया कि एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने उसकी सहमति ले ली, बाध्य कर दिया। चार्ल्स प्रथम से अधिकार पत्र को मनवाने में सफल हुए, जिससे निरंकुश सत्ता की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए, लेकिन सम्राट ने अपने वचन का पालन नहीं किया। चार्ल्स प्रथम के पुत्र ने राजा बनते ही जनता से जो अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया, सहमति भर ली, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, जिससे जनता उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई और 11 वर्ष तक संसद के बिना साम्राज्य चलता रहा। संसदीय नेताओं ने सम्राट की निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों के बीच 1642 से 1645 तक गृहयुद्ध चलता रहा। इस गतिरोध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चलाकर 1649 में मृत्युदंड दे दिया गया। इसी काल में ये चरण संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी काल में 1649 के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुई। 1649 में इंग्लैंड में राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अंत कर क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई।
इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 को क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई थी। पुनः राजतंत्र की स्थापना। क्रॉमवेल की मृत्यु के तुरंत बाद ही दोबारा से राजतंत्र की गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हो गई। उस समय गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं थे। जो क्रॉमवेल के समय 1649 में जो गणतंत्र की स्थापना हुई, जो संविधान बना, वो जनता की भावनाओं और जनता के अनुकूल नहीं था। लोगों ने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया। पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। अतः क्रॉमवेल की मृत्यु होने के साथ साथ ही इस गणतंत्र का भी अंत हो गया। 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया गया। उसने 1685 ईस्वी तक राज्य किया। चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में प्रिवी काउंसिल के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया। 1667 में चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी काउंसिल के लोगों से, अधिकारियों से, समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कवाल कहा जाने लगा। इस कवाल से ही धीरे धीरे कैबिनेट का उदय हुआ। इसी काल में इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई जो बिना रक्तपात के हुई और धीरे धीरे संवैधानिक विकास को प्राप्त करने का मार्गदर्शक बनी। वही गौरवपूर्ण क्रांति। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय, 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल 3 वर्ष ही शासन किया। उसने संसद की बिना अनुमति के ही कानून रद्द करने का अधिकार की धारण कर लिया। इससे संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हुए और जेम्स द्वितीय के सिंहासन को हटाने हेतु उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार, जो राज्य विशेष था ऑरेंज उस समय, ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ऑरेंज का राजकुमार विलियम तृतीय भारी भरकम सेना लेकर इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आया। फलस्वरूप जेम्स द्वितीय इस भयानक आक्रमण को देखकर इसका सामना नहीं कर पाया और फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही वांछित परिवर्तन हो गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटना से इंग्लैंड में निरंकुश सत्ता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना का प्रारंभ हुआ। इसी काल में अगला पॉइंट आता है अधिकार पत्र, यानी कि लोगों के अधिकारों के पत्र पर चर्चा। 1689 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम व मेरी 2 अलग अलग सम्राट हैं, लेकिन दोनों का संयुक्त रूप से राज्य है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यानी कि 1689 के बाद विलियम व मेरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई, जिसमें निम्नलिखित बातें थी, यानी कि जो संयुक्त रूप से 2 सम्राट बनाए गए थे उनसे संसद कुछ अधिकार प्राप्त करके उन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य कर दिया। जिसमें नंबर 1 है, संसद की पूर्ण स्वीकृति के बिना राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता। अर्थात संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा जनता पर कोई कर नहीं लगा सकता। नंबर 2, राजा को कम से कम एक बार 1 वर्ष में संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी। नंबर 3,
संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी सेना नहीं रख सकता। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी सेना नहीं रख सकता, अर्थात राजा को अपनी सेना रखनी है तो संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। नंबर 4, राजा अपनी स्वार्थी पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसी किसी नवीन न्यायालय की व्यवस्था नहीं कर सकता। राजा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। और 5वां है, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार इस अधिकार पत्र में 5 बातें थी जो लोगों को प्रदान की गई, संसद को प्रदान की गई। लास्ट चरण है हैनोवर काल। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की यात्रा का लास्ट 6वां चरण है हैनोवर काल, अर्थात संसदीय जनतंत्र का विकास, जो 1714 ईस्वी से प्रारंभ होता है। राजपद पर संसद की सर्वोच्चता तो 1689 के अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई, परंतु 1614 में साम्राज्ञी एन की मृत्यु पर अधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर का जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यहीं से ही संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ, जिसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। संसदीय जनतंत्र के विकास के चरण इस प्रकार हैं। जो 6वां चरण है उसको आगे किस तरीके से विभाजित किया है। सर्वप्रथम नंबर 1, राजा का वास्तविक शक्तियों का पतन। राजा की जो वास्तविक शक्तियां थी उनका पतन कैसे होता है। राजपद पर संसद की सर्वोच्च सत्ता 1689 के अधिकार पत्र के रूप में ही कंट्रोल कर ली गई थी, किंतु हैनोवर वंश के राज सिंहासन पर बैठते ही राजा मंत्रियों की नियुक्ति पदच्युति में पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से ही राजा के इस अधिकार का पतन हो गया और ये अधिकार पार्लियामेंट के हाथों में पहुंच गए। यानी कि हैनोवर काल के जो राजा हुए या हैनोवर काल में किस तरीके से संसदीय यात्रा आगे बढ़ती है। हैनोवर काल में राजपद पर संसद की सर्वोच्चता तो थी, जो 1689 के अधिकार पत्र से सीमित हो गई थी पूर्व में ही। 1714 में साम्राज्ञी एन की मृत्यु पर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यहीं से संसदीय जनतंत्र के विकास की यात्रा प्रारंभ हुई, जिसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक अपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है राजा की वास्तविक शक्तियों का